उत्सव में आज हमारे साथ केडिया सिक्योरिटीज़ के मैनेजिंग डायरेक्टर विजय केडिया मौजूद हैं, जो कि न सिर्फ एक कामयाब निवेशक के तौर पर जाने जाते हैं बल्कि इन्हें सुरों का सरताज भी माना जाता है। विजय केडिया की सक्सेस स्टोरी हर उस निवेशक के लिए प्रेरणा का स्रोत है जो बाज़ार में कुछ बड़ा करना चाहता है। बड़े ही सहज और सुरीले अंदाज में अपनी बातें कहने वाले विजय केडिया बाज़ार की नब्ज़ भी खूब समझते हैं। इसलिए आज इनसे समझेंगे कि मार्केट की चाल आगे कैसी रहेगी और इस संवत में कमाई के मौके कहाँ मिलेंगे। चलिए आज शुरुआत करते हैं शो की। और विजय जी, सबसे पहले तो हैप्पी दिवाली और हमारे स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो इस समय आप कैसा फील कर रहे हैं मार्केट को लेकर? अगर किसी गाने के टर्म्स में सोचा जाए तो इस समय आपकी फीलिंग क्या है मार्केट को लेकर? क्योंकि पिछले एक साल से समझ में नहीं आ रहा है कि ये मार्केट बुलिश है या बेरिश है। कहीं नहीं गया मार्केट इंडेक्स लेवल पर। इंडिविजुअल स्टॉक्स में काफ़ी, जैसे कहते हैं, एक रॉकेट भी रहे हैं, काफ़ी वो बम भी फुस हुए हैं। तो आपका क्या व्यू है इस समय? मेरे को ऐसे लगता है कि देखो, हमने बहुत 3-4 साल बहुत बड़ी दिवाली मनाई है हमने। ठीक है, सारे त्यौहार मना लिए 21, 22, 23, 24 के अंदर में हमने सारे त्यौहार मना लिए। तो उसके अंदर में जैसे ऐसा बोलते हैं ना कि बैसाखी या ईद, दशहरा, क्रिसमस या पोंगल का त्यौहार, दिन को होली, रात दिवाली, रोज मनाता शेयर बाजार। तो हम लोगों ने 3-4 साल बहुत दिवाली मना ली। तो अभी थोड़ा क्या होता है लाइफ के अंदर में, हर समय कभी कभी अकर्म भी कर्म होता है, जैसे बोलते हैं इनएक्टिविटी इज ऑल्सो एन एक्टिविटी। तो इस बोल कर मेरे को लगता है कि अभी ये कंसोलिडेशन फेज में मार्केट है और जो 1 साल हो गया इस मार्केट को कंसोलिडेशन फेज में आए, मेरे को लगता है शायद 6 महीना 9 महीना कुछ और ऐसा होगा कि मार्केट थोड़ा यहाँ पर कंसोलिडेट करेगा, अपने आप अपनी धुरी ढूंढेगा कि किधर वैल्यू है, किधर वैल्यू नहीं है, किधर ओवर वैल्यू है, किधर अंडर वैल्यू है। तो थोड़ा सा ये एक ऐसा वाला फेज मार्केट का चलने वाला है और 6 महीना या 9 महीना। 6 से 9 महीना तो और थोड़ा पेशेंस टेस्ट होगी। विजय जी, इस समय ज़्यादातर जगह जहाँ मैं जाता हूँ मुझसे एक ही सवाल पूछा जाता है कि मार्केट ने पिछले 1 साल में 0 रिटर्न दिया और गोल्ड ने मुझे 60% का रिटर्न दे दिया, सिल्वर ने उससे भी ज़्यादा रिटर्न दे दिया, और साथ ही वो मेरे पास एक एसेट भी है, फिजिकल एसेट भी है। तो मैं गोल्ड या सिल्वर में क्यों ना इन्वेस्ट करूँ इस समय? मोमेंटम अगर वहाँ पर है तो वहाँ क्यों ना इन्वेस्ट करूँ? आपका क्या व्यू होगा इस पर? तो ये कोई नई बात नहीं है। तो 5000 सालों से सोना और चांदी चले आ रहे हैं। ये आज कोई नया बात नहीं आया कि मैं इसमें क्यों इन्वेस्ट करूं। ठीक है, ये तो समझिए शेयर बाजार भी जब से 30-40 सालों से जब से है, तब से अगर आप सोने से कंपेयर करोगे रुपी टर्म्स में, तो ऑफकोर्स सोना ने हो सकता है बेटर रिटर्न दिया हो, लेकिन उसके अंदर में प्रोडक्टिविटी भी नहीं है और एक्टिविटी भी नहीं है। अब मैं ऐसा सोचता हूँ कि जैसे मेरा भी सोना चांदी में इन्वेस्टमेंट है, लेकिन वो माइनर है, समझिए 10% होगा, दोनों मिला के ज़्यादा से ज़्यादा होगा। एक बार मैं सोना चांदी में इन्वेस्ट कर लिया तो मेरे पास लाइफ में करने के लिए क्या बचा है मेरे पास में? स्टॉक में अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो आप एक एक्टिव लाइफ जी रहे हो, आपकी सोच चल रही है, आपकी बुद्धि चल रही है, आपका मन चल रहा है, सब चल रहा है। मैं मेरे हिसाब से मैं बोलता हूँ। तो एक बार इन्वेस्ट कर लिया तो अगर लाइफ में अगर आपकी एक्टिविटी नहीं है तो खाली पैसा रखकर आप क्या करोगे? आपकी जनरेशन क्या करने वाली है खाली पैसे का? अगर उनमें वो सोच अगर डेवलप नहीं होगी, उनमें अगर वो मानसिकता, कुछ क्रिएटिविटी, प्रोडक्टिविटी की बातें अगर आपके दिमाग में नहीं रहेगी, तो फिर आप पैसे का क्या करोगे? आप ऐसे खत्म हो जाएगा पैसा। तो इस बोलकर इससे कंपैरिजन, तो ये क्या अभी फोमो चल रहा है अभी मार्केट में, तो सबको भी सोना इतना बढ़ गया, सबको उसमें इन्वेस्ट करना है। तो ये यूफोरिया भी ठंडा होगा, जैसे मार्केट ठंडा हुआ, जैसे दूसरी चीज़ें ठंडी हुई, कमोडिटी ठंडी हुई, फ्रेट रेट बढ़ गए थे, हर ये तो जीवन चक्र है। चांदी के लिए आपको मैं ऐसा बोलना चाहूँगा कि 1983, 4, 5 के अंदर में चांदी $50 बिकी थे। डॉलर टर्म्स में बात करें, हंटर ब्रदर्स का टाइम था, खूब बड़ा मैनिपुलेशन था, $50 बिकी। वहाँ से चांदी घट के आगे $6, और $6 वाली चांदी आज के दिन वापस $50-52 आई है। तो चांदी तो अभी 40 साल का भी इतिहास को भी अभी तोड़ा नहीं है अभी देखा जाए तो हो सकता है उसके अंदर में भी और उसके अंदर में बाकी हो, लेकिन सब एक ही दिन में हो जाएगा ऐसा मेरे को नहीं लगता है। ये सब गिरते रहेंगे, बढ़ते रहेंगे, कंसोलिडेट करते रहेंगे। बिल्कुल। तो आपने कहा कि अभी मार्केट में कंसोलिडेशन फेज और लंबा चलेगा और अभी 6 से 9 महीने और कंसोलिडेशन फेज चलेगा। ऐसे में विजय जी, स्टॉक सिलेक्शन की अहमियत बढ़ जाती है, क्योंकि अगर आप देखें इस मार्केट में ऐसा नहीं है कि सब कुछ फ्लैट रहा है, बहुत शानदार रिटर्न्स भी रहे हैं। आपका पोर्टफोलियो काफ़ी जगजाहिर है, लेकिन कोई रीसेंट एडिशन जो आपने किया हो अपने पोर्टफोलियो में जहां आपको लग रहा है कि काफ़ी अच्छे पोटेंशियल हैं? मेरे को ऐसा नहीं लगता कि मार्केट में कोई बहुत बड़ा पोटेंशियल है क्योंकि अभी आदत पड़ गई है कि वो कहता है ना अनुज भाई कि आदमी जो कहता है, आदमी जो सुनता है,
जिंदगी भर वो सदाएं पीछा करती है। तो अभी हम लोग को आदत पड़ गई है इस कहने की और सुनने की कि मेरा 40% बढ़ गया, 50% बढ़ गया, 100% बढ़ गया, 200। अरे हलवा है गया भाई, अबे ऐसे हर समय ऐसे थोड़ी होता है। तो मेरे को सच पूछो तो अगले 1 साल में 6-8 महीनों में ऐसी कोई बहुत बड़ी एक्सपेक्टेशन नहीं है कि कोई तोड़फोड़ हो जाएगी मार्केट के अंदर में, क्योंकि शेयर्स बहुत एक्सपेंसिव है और एक्सपेंसिव शेयर्स में ही सबको काम करने का। पीएसयूज बैंक के ऐसे ऐसे शेयर्स हैं जो इतने सस्ते में मिल रहे हैं, उनमें किसी को काम नहीं करने का उनके अंदर में, क्योंकि उनके अंदर में ऑफकोर्स ग्रोथ भी स्लो है, लेकिन 12-13-14% की ग्रोथ रेट ऐसे आपको बैंकों में मिल जाएगी। उनमें किसी को काम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इनके बारे में रोज रोज कोई खबर नहीं आ रही, इतना ऑर्डर मिल गया, उतना ये मिल गया, इतना ये खुल रहा है, उतना वो खुल रहा है। तो मेरे को एक लगता है कि साल और 6-8 महीना, 9 महीना, साल भर आराम से निकल जाए, 10-15%, 20% का भी अगर प्रॉफिट अगर मिल जाए या नहीं भी मिले, दोनों चीज़ें हो सकती है। तो मैं उसके लिए मानसिक रूप से तैयार हूँ कि हाँ भाई ये साल थोड़ा ऐसा ही जाएगा तो जाएगा। ये भी एक अध्याय है ज़िंदगी का। बिल्कुल। अमिताभ बच्चन की फिल्म का गाना था ना वो, आदमी जो कहता है, शायद वो काफ़ी शानदार फिल्म थी वो, मजबूर का गाना था। आपकी मेमोरी बड़ी तेज है। हाँ, फैन है अमिताभ। आदमी जो देता है जिंदगी भर वो दुआएं पीछा पीछा करती हैं। बिल्कुल जिंदगी का सत्य है भाई। तो 2 लाइनें गा के सुना देता तो और अच्छा आ जाता, मजा आ जाता। आदमी जो कहता है, आदमी जो सुनता है, जिंदगी भर वो सदाएं पीछा करती है। आदमी जो देता है, आदमी जो लेता है, जिंदगी भर वो दुआएं पीछा करती है। बिल्कुल। और स्टॉक मार्केट में तो खास तौर से कहा जाता है कि दुआओं में याद रखना, क्योंकि आपको किसी की बद्दुआ नहीं लेनी है, क्योंकि स्टॉक मार्केट एक ऐसा प्रोफेशन है जिसमें राकेश जी कहते थे ना कि कोई अपनी बीवी के शायद गहने बेचकर स्टॉक मार्केट में आया हो, तो आपको किसी की बद्दुआ नहीं लेनी है। तो इसके लिए देखिए जो भी गाने यहाँ पे विजय जी गा रहे हैं उनका स्टॉक मार्केट से एक कनेक्शन है। तो इस समय आप अगर ऑब्वियसली आप, मैं अज्यूम करूँगा कि फुल्ली इन्वेस्टेड रहते होंगे विजय भाई, इस समय अगर आप कुछ चर्निंग कर रहे हैं अपने पोर्टफोलियो में तो कोई इंटरेस्टिंग स्पेसेस दिख रही हैं आपको, और अगर ऐसा है तो कहाँ पर आप अपना प्रॉफिट बुक करेंगे और कहाँ पर फ्रेश इन्वेस्टमेंट करेंगे इस समय? तो मैंने अभी जैसे 1 साल से मैं अपना प्रॉफिट बुक कर रहा था। तेजस नेटवर्क जो मेरी पुरानी होल्डिंग है, कोविड के बाद में जो मैंने लिया था, उससे मैं एग्जिट किया। पिछले 1-1.5 साल के अंदर में से मुझे आस्ते आस्ते बेच रहा था, फिर मैं एग्जिट कर गया उसमें। तो वो थोड़ा बहुत मेरे पास में जो भी उसका जो फंड जो बचा वो मैंने कई चीज़ों में लगाया, मैंने उसको कई इन्वेस्टमेंट किए मैंने उसमें। तो जैसे लेटेस्ट मैंने किया, जैसे हॉस्पिटल इंडस्ट्री में एक शेयर्स मैंने लिया मैंने उसके अंदर में, और एक पीएसयू बैंक भी लिया मैंने। पीएसयू बैंक तो सस्ता है, लेकिन हॉस्पिटल इंडस्ट्री का जो मैंने शेयर्स लिया अभी वो पब्लिक डोमेन पे भी आ गया। यथार्थ आपका नाम आ गया उसमें। उसमें नाम आया, लेकिन वो शेयर्स महंगा है वो। ये हॉस्पिटल के सारे शेयर महंगे हैं। कोई भी शेयर ऐसे सस्ते भाव में नहीं मिल रहे हैं, जो हमको आदत पड़ी हुई है सस्ते, जो मेरे को भी आदत है कि सस्ते शेयर ढूंढने की। बिल्कुल। अभी कोई ऐसे सस्ते शेयर्स ये है नहीं, तो इस बोलकर भाव भी पूरे इनके अंदर में है। हो सकता है परफॉर्म 3 महीना 6 महीना हो सकता है नहीं बिक रहे। मेरे को इनका फ्यूचर ब्राइट लगता है। मेरे को ये सनराइज इंडस्ट्री लगती है मेरे को, जैसे टूरिज्म मेरे को एक इंडिया में सनराइज इंडस्ट्री लगती है, और एक हॉस्पिटलिटी, हॉस्पिटल वाले शेयर समझिए, या हेल्थ केयर जिसको हम बोल सकते हैं, ये मेरे को लगता है कि ये सनराइज इंडस्ट्री शायद अगले 5-10 साल ये अच्छा करेंगे। लेकिन हो सकता है 1 साल इसके अंदर में रिटर्न नहीं भी आए, तो वो ये समझना चाहिए। इसमें सिंपल ऐसा अनुज भाई कि जब कोई भी कंट्री, जब क्या होता है ना, एक सर्वाइवल का जब मोड होता है ना, वो सर्वाइवल मोड से जब वो कंट्री की इकोनॉमी निकलती है या कंट्री जब निकलती है ना, तो लोग अनुभव ढूंढने के लिए निकलते हैं सर्वाइवल के बाद में। जैसे रोटी कपड़ा मकान मिल गया अभी, उसके बाद में अब क्या, तो एक्सपीरियंस चाहिए लोगों को। तो एक्सपीरियंस के लिए फिर आपको ट्रैवल के अंदर में जाना पड़ता है, और इंडिया में हर तरह के ट्रैवल है। मैं हर जगह बोलता हूँ कि इंडिया में सब चीज़ मिलेंगे आपको, जो भी आप दुनिया में देखने के लिए जाते हो, इतने इतने टिकटें लगा कर और ये सब इतना दूर जाते हैं। सारे इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। गवर्नमेंट अभी फोकस कर रही है उनको कि 1300-1400 स्टेशनों को अभी मॉडिफाई करने की बातें आ रही है, एयरपोर्ट भी बना रही है, कनेक्टिविटी बढ़ रही है, होटल बढ़ रही है। तो मेरे को लगता है टूरिज्म बढ़िया रहेगा। और हेल्थ केयर तो अगेन वही बात है कि जरा सा जब थोड़ी सी भी समृद्धि आती है तो सबको पहले सबसे पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख घर में माया। तो सबको हेल्थ केयर के ऊपर में, माने जब बुद्धिमत्ता जब लोगों में जगती है ना, जब आदमी खुश होता है ना तो वो ट्रैवल करता है। बिल्कुल। जब आदमी बुद्धिमान होता है ना तो अपने हेल्थ पे ध्यान देता है। ये सिंपल है। और ये खुशी का और बुद्धिमानी का आपस में भी बड़ा समन्वय है आपस के अंदर। बहुत अच्छी बात कही है आपने। खुशी और बुद्धिमत्ता का जो मेल है, समन्वय मेल है इनका आपस के अंदर में। आप खुश रहेंगे तो आपकी बुद्धि बराबर काम करेगी। आप खुश नहीं हो तो आपकी बुद्धि में, आप कितना भी पढ़ा लिखा होगा, भूल जाएंगे, आपकी बुद्धि काम नहीं करेगी आपकी।
हाँ। तो ये ना इनका आपस में मेल है। हाँ। और तो फिट हो और पैसा हो तो वो बेस्ट है कॉम्बिनेशन। हाँ, माने फिट हो और फिर पैसा कम भी हो ज़्यादा भी हो। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ दोस्त, मैंने 15-20 साल पहले मैंने देखा, मैं गाड़ी में बैठ के जा रहा था तो मैंने देखा सुलभ शौचालय जो है वर्ली पे, वहाँ के बाहर में एक आदमी एक छोटी सी बक्सा लगा के बैठा था और वहाँ से कितनी परफ्यूम की खुशबू आ रही होगी, ऊद की खुशबू आ रही होगी, आपको मालूम होगा सुलभ शौचालय के बारे में। वो वहाँ पर बैठ के गाना गा रहा था वहाँ पे बैठ के। तो मैं उसको देखता रह गया, मेरे दिमाग में ये बैठ गया कि कहाँ से खुशबू किधर से क्या आ रही है ये भी आपको परवाह नहीं है। अगर आपके अंदर से अगर आप खुश हैं और आप गाना गा सकते हैं इन द सेंस, तो दुनिया गई इधर उधर आपको क्या कर रही है तो जले, फिर तो क्या फर्क पड़ता है। तो हॉस्पिटल हॉस्पिटैलिटी ये आपने बोल दिया एक सनराइज इंडस्ट्री है। पीएसयू बैंक्स तो ऑब्वियसली वन ऑफ द ओल्डेस्ट इंडस्ट्रीज, इसमें आपने एंट्री ली, इसका क्या कारण है? अभी मेरे को क्या ना कि मेरे दिमाग में अभी ऐसी कोई बड़ी आइडिया, मल्टी बैगर वाली आइडिया मेरे दिमाग में फिलहाल अभी है नहीं। तो मैंने जो पीएसयू बैंक में लिया तो मैं ये सोच के लिया कि मेरा पैसा जो है वो सेफ एंड सिक्योर्ड है। ओके। और वो इतने सस्ते हैं, ऐसे मेरे को लगता है कि जरा सी भी इकोनॉमी या 12-13-14% की भी अगर कोई सेक्टर अगर ग्रो करता है, कोई कंपनी ग्रो करती है, तो आप उसमें शायद रॉन्ग तो नहीं हो सकते, हो सकता है पैसा कम आए या ज़्यादा आए। तो मैंने उसके अंदर में मेरा पैसा ये पार्क किया हुआ है, वो लिक्विड है कि जब चाहे तब अगर कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है मेरे को तो मैं उसको स्विच कर सकता हूँ, और नहीं मिली तो ठीक है, जो मिल गया उसी को मुकद्दर समझ लिया। बिल्कुल। पिछली बार जब आप आए थे तो आपने एक दो टर्न अराउंड स्टोरीज में इन्वेस्ट करने की बात की थी। इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेस में आपने काफ़ी बड़ी बेट्स ली थी, उसमें वो अभी भी इंटैक्ट है आपका? नहीं, मैं इंफ्रा में इन्वेस्ट किया था 2 साल पहले। आपकी याददाश्त आपकी अच्छी है, वो 2 साल पहले किया था, वो उससे मैं निकल गया फिर उनके अंदर में। ओके। पटेल इंजीनियरिंग में किया था और एक कंपनी में ओम इंफ्रा। हाँ, वो तो है मेरे पास में। पटेल मेरा मेजर स्टेक पटेल में था, वो निकल गया। तो एक बार मेरे को लगा कि उसमें थोड़ा सैचुरेशन आ गया है कंपनी में, और ये समझिए, लेकिन कंपनी अच्छा कर रही है, मैं उसमें से एग्जिट कर गया। ओके। और एक ग्लोबल वेक्टर में आपने स्टेक बढ़ाया था? वो तो फन के लिए यार, हेलीकॉप्टर मिले ना फूल तो कांटों से दोस्ती कर ली। तो कांटे को इन द सेंस बोलने का मतलब वो हेलीकॉप्टर तो अब नहीं खरीद सकता हूँ क्योंकि खर्चे बहुत है, तो हेलीकॉप्टर की कंपनी ले ली। ये भी लाइफ में ये भी एक थीम होती है बॉस, जो आप करना चाहते हो ना, अगर सपोज वो नहीं कर पा रहे हो आप, तो उसका स्टॉक ले लो, तो उसका स्टॉक ले लो आप। मेरे को एयरलाइंस का बड़ा मन में रहता है, मेरे कई दोस्तों के प्लेन है, प्राइवेट जेट है, मेरे उनके प्राइवेट जेट में कभी घुमाते हैं तो मेरे मन में आता है मैं भी लूंगा। फिर मालूम पड़ता है 20 करोड़ रुपया साल का मेरे को भाड़ा देने का है बम्बई एयरपोर्ट के ऊपर में पार्क करने के लिए। अपनी वो औकात ही नहीं है भाई। बम्बई एयरपोर्ट पे, अदानी एयरपोर्ट पे 20 करोड़ रुपया साल का मेरे को बताया किसी ने, पार्किंग का खर्चा है, मेंटेनेंस का चार्ज है। अच्छा। कोई उदयपुर करते हैं, कोई हैदराबाद करते हैं, कोई टिम्बकटू में जाकर अपना प्लेन पार्क करते हैं। तो बोला ठीक है, वो अपना ही प्लेन है ना भाई। तो मैंने एयरलाइंस के शेयर्स ले लिए, मैंने 3-4 साल पहले एयरलाइंस के शेयर्स ले लिए। तो अपनी एयरलाइंस है, उनके पास एक प्लेन है, मेरे पास में 425 प्लेन है, यही समझ लो। ये वो तो सोच का फर्क है। नहीं, आपने बात कही थी कि एयरलाइन ट्रैवल आजकल जैसे 10-20 साल पहले रेल ट्रैवल था, आजकल एयरलाइन ट्रैवल भी वही हो गया है। तो फिर ऐसा कोई और आपको इंडस्ट्री दिख रही है जहाँ पर आपको लग रहा है एस्पिरेशनल इंडिया जो है वो मूव कर रहा है? जैसे लोग ट्रेन से ऑब्वियसली एयर ट्रैवल पर आ रहे हैं, 3 स्टार से शायद 4 स्टार 5 स्टार होटल में आ रहे हैं, एक म्यूनसिपैलिटी हॉस्पिटल के बजाय शायद एक अच्छे हॉस्पिटल में जाके अपना इलाज करा रहे हैं। ये बातें आपने कही थी। ऐसा ही कोई और सेक्टर दिख रहा है आपको जहाँ पर लग रहा है आपको इस तरीके के मूव्स आ सकते हैं? अभी इनमें भी मेरे को लगता है ये अनटच्ड है अभी भी। जिस हिसाब से इंडिया की पॉपुलेशन है और जिस हिसाब से अभी आगे जो प्रॉस्पेरिटी आ रही है $2,500-3,000 की, तो मेरे को लगता है कि अभी ये देखो ना, जितने भी एयरलाइंस है सब बस के अड्डे बन गए, एयरपोर्ट जो है वो बस के अड्डे हैं। तो अभी इनमें भी अभी इनके अंदर में मेरे को लगता है 5-7-10 साल इनके अंदर में चलेगा। और एक चीज़ जो दूसरी मेरे को लगती है कि जैसे बताएं कि लोगों को एक्सपीरियंस करने का है। आप देखो एक एग्जांपल, अभी वो बाहर की जो कंपनियां हैं, जैसे समझिए वो लुई विटॉन है या गुची ये जो भी ऐसे सब कंपनियां हैं, तो वो सब इंडिया में आकर इंडियन एक्ट्रेसेस को सब ब्रांड एम्बेसडर बनाना चालू किया। किसी में आलिया भट्ट है, किसी में दीपिका पादुकोण है, किसी में क्या ये। तो मेरे को ये वाला भी जो सेक्टर है ना, इस तरह का ये एलीट क्लास वाला सेक्टर है, ये भी शायद ग्रो करना चाहिए। डिज़ाइनर बोल दो या ब्रांडेड बोल दो, ये भी साथ साथ ग्रो करना चाहिए। ऐसे लगता है मेरा किसी में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। अरे आपने पूछा तो मेरे दिमाग में, शायद इनमें करूँगा भी नहीं, लेकिन लगता है कि ये विकास जब होता है ना इस तरह का, जब इकोनॉमी का, तो चारों तरफ से होता है। ये कोई 1-2 सेक्टर 5 सेक्टर नहीं, ये सबका पार्टिसिपेशन इसके अंदर में होना चाहिए, किसी का ज़्यादा किसी का कम। तो मेरा फोकस अभी इनमें हेल्थ केयर में और टूरिज्म में, बाकी दूसरे में मेरे भी दिमाग में नहीं। देखिए क्या कोइंसिडेंस था, अभी वो एड प्ले हुआ था उसमें कियारा आडवाणी थी, तो खैर एनीवे। अच्छा विजय जी, ये आपने जो एक बात कही कि पूरे देश का विकास होता है,
और हम वो देख भी रहे हैं, जीडीपी की ग्रोथ भी काफ़ी शानदार रही है, इन्फ्लेशन भी कंट्रोल में है। गवर्नमेंट ने पहले टैक्स कट किया बजट में, अब जीएसटी कट किया, आरबीआई लगातार रेट कट कर रहा है, फिर भी मार्केट नहीं चलता है। एफआईआईस की लगातार सेलिंग आ रही है। ये क्यों हो रहा है? और हमारी स्टार्टिंग वैल्यूएशन भी कोई बहुत ज़्यादा महंगी नहीं है। ऐसा मेरे को लगता है कि बहुत ज़्यादा सस्ते भी नहीं है भाई। नहीं, सस्ते नहीं है, लेकिन बहुत महंगे भी तो नहीं है। तो महंगे भी नहीं है तो वो ठीक है, अभी पैसा नहीं बन रहा है। अभी वही मैं बोलता हूँ ना कि एक बार वो मार्केट 2-3 साल ऐसा तेजी वेजी का किया तो अभी थोड़ा मार्केट सुस्ताना चाह रहा है। और ऑफ कोर्स जो एफआईआईस जो कंटिन्यूस बेचे जा रही है तो उसका भी प्रेशर है मार्केट के अंदर में, उस पर लिक्विडिटी का भी प्रेशर है। और अर्निंग्स भी कोई बहुत बढ़ के नहीं आ रही है, जिनकी अर्निंग्स आ भी रही है, कोई ऐसा नहीं है जो पहले आती थी तो 20%, 25%, 30% की ग्रोथ आती थी। अभी मिक्स अर्निंग आ रही है। और ऐसा नहीं है, ऐसे मार्केट में भी आपको रोज 4-5 शेयर ऐसे मिलेंगे जो अपने 2024 के हाई से बहुत ज्यादा ऊपर है। बिल्कुल बिल्कुल। एमसीएक्सी ले लो फॉर एग्जांपल, मेरा कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, एमसीएक्सी देख लो, वो नए से नए भाव में पहुंच गया, वो 9,000 के करीब पहुंच गया। 9,000 के करीब पहुंच गया। वो 2024 के भाव से भी शायद 25-30% ऊपर है। ज्यादा ही होगा। ऐसे आप ज्यादा ही होगा। ऐसे आपको 50 शेयर आपको मिलेंगे, लेकिन हमारी वहां पर नजर नहीं है। तो यहाँ पर हमारी नजर का सवाल है। तो आप उसको देख ही नहीं रहे हैं, जो चीजें यहाँ पर जो जिनके अंदर में वाकई में ग्रोथ आ रही है। मैं कोई प्रोग्राम में था तो एमसीएक्स की वो चेयरमैन या चीफ जो भी थी वो थी परसों तरसों कहीं पे कोई, उन्होंने बोला कि हम लोग मंथ ऑन मंथ हम लोग ग्रो कर रहे हैं। उन्होंने ऑन द रिकॉर्ड उन्होंने बोला बीबीएफ के प्रोग्राम के अंदर में। तो ये हमारा ध्यान ही नहीं है, हमारा ध्यान खाली डिफेंस में है, हमारा ध्यान खाली उन दूसरी चीज़ों में है। तो ये तो आपको यही आपको मोती ढूंढने पड़ेगा समंदर के अंदर में। आपको यही बात है कि वो या कोयले के खान के अंदर में आपको मिलेगा, हीरा मिलेगा आपको, लेकिन उसके लिए ढूंढना पड़ेगा। वो मिला तो मिला, और नहीं मिला तो फिर क्या गिला। तो और कहाँ मोती दिख रहे हैं आपको इस समय? इसका एक अच्छा बताइए। हाँ नहीं, मैं अभी इनमें हूँ मेजर, मैंने इन्वेस्टमेंट अभी थोड़ा स्टार्टअप वगैरह में मैंने किया हूँ, मैं 4-5 साल। अनलिस्टेड में। हाँ ओके। हाँ। तो वो मेरे को, मैं प्री आईपीओ में या आईपीओ वगैरह में नहीं करता हूँ। वो आईपीओ चाहे 2 साल बाद आए या 6 महीने बाद आया या 4 साल बाद आया, मेरे को उसका नहीं है। तो मैं अभी थोड़ा सा वो अभी इधर में 20 एक इन्वेस्टमेंट मैंने किया स्टार्टअप्स के अंदर में। तो अभी उनके अंदर में मेरा देखो मेरे को क्या इंटरेस्ट है मैं आपको बताता हूँ पर्सनल, और हो सकता है लोगों के साथ में मेरा उसके साथ तालमेल नहीं हो, सबकी अपनी अपनी प्रायोरिटी है लाइफ में। मेरे लिए अभी सबसे बड़ा थ्रिल जो लाइफ का ये है कि मेरा कोई शेयर 10 गुना हो, 20 गुना हो, 50 गुना हो, टाइम के साथ में। ऐसे बस इतना सा ख्वाब है। बस थोड़ा है, थोड़े की जरूरत है। ये जिंदगी फिर भी खूबसूरत है। तो अभी खाली तो मेरे को चाहिए थ्रिल उसमें है कि मल्टी वगैरह कोई मिल जाए, उसकी तलाश में हो, उसके प्रयास के अंदर में हो। तो मेरे को स्टार्टअप में ऐसे लगता है कि उसमें पैसा भी कम लगता है, कोई बड़ा वॉल्यूम भी उसके अंदर में लगता नहीं है, और उसमें संभावना है कि आपका पैसा मल्टीप्लाई होता है। तो अपने को लाइफ में एक सुकून मिलता है आपको। तो मैं उस पर थोड़ा मेरा फोकस है। बिल्कुल। ये आईपीओ मार्केट, आपने बोला आईपीओ में आप इन्वेस्ट नहीं करते। मुझे ना वो जसपाल भट्टी का वो शो याद आता है, वो पीपी वाटर बॉल्स वाला, कि कोलैबोरेशन विद रेड लायन ऑफ लंदन। क्या मार्केट में अभी इस समय पीपी वाटर बॉल्स ही चल रही हैं? एक आध एलजी आ जाता है बीच में जो थोड़ा सा अच्छा लगता है, बट अदरवाइज हाँ, तो यही वो जो एक आ जाता है ना, वो मृत तृष्णा है, वही लोगों को फंसा देता है। हाँ। अब इसका एग्जांपल आप देखो, कल मैंने पढ़ा कि वो एलजी जो आया, एलजी जो भी है कोरियन कंपनी एलजी। हाँ हाँ। तो लोगों ने एलजी तो समझा नहीं, वो एलजी बालाकृष्णा का भाव बढ़ गया। तो ये तो यार ये तो अजीब मार्केट हो गया। इसका मतलब बुद्धि से काम ही नहीं हो रहा है। तो टोटल वो फोमो जिसको हम बोलते हैं, फोमो से भी वर्स्ट कोई अगर वर्ड होगा, अगर उससे काम हो रहा है कि वो नामों में क्या रखा है उसके कारण, तो ये बता रहा है ना भाई तुम ये कहाँ पहुंचे हो, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो लाइफ के अंदर में। ये अपने आप में एग्जाम्पल है। तो ये डेटा है अपने आप में, ये सिचुएशन है, ये अपने आप को ये बता रही है कि मार्केट कैसी स्थिति में है कि लोगों को नाम का ही नहीं मालूम है, और वो किए जा रहे हैं। एक 60-70 करोड़ के मार्केट कैप की कंपनी है, उसने एलजी में काफ़ी इन्वेस्ट करा, उसको मिल भी गया, कुछ अलॉटमेंट मिल गई, तो जितनी उसके गेन्स हो गए वो शायद उसकी प्रॉफिटेबिलिटी से भी ज़्यादा थे। तो आजकल मार्केट में चल रहा है। आपने एक नया गाना लिखा है भारत के ऊपर, अगर 2 लाइनें उसकी हो जाएं तो। तो वो गाना ऐसा है, ऐ मेरे भारतवासी चलो उठो करो तैयारी, अब समय हमारा आया, अब आई अपनी बारी। हो शिक्षित विकसित भारत, ये भी है बड़ी आज़ादी, नई विधि नीति तकनीक से ही फूल फले आबादी।
हो पैसों की भी आज़ादी, समृद्धि की हो अभिलाषा, हो सुखी सुरक्षित जीवन, समझो निवेश की भाषा। बहुत खूब। जो लास्ट लाइन कही आपने, वैसे वो तो एकदम एक चेरी ऑन द टॉप हो गई, बट उससे पहले जो आपने बातें कही कि थोड़ा स्टॉक मार्केट से अलग भी हटकर आप थोड़ा सा इस बारे में सोचें। 2047 एक विजन लेके चल रहे हैं हम कि हम डेवलप्ड कंट्री होंगे और शायद वर्ल्ड की 3 लार्जेस्ट इकोनॉमीज़ में अगर हम पार्टिसिपेट कर पाएँ तो बहुत शानदार होगा। इस पे एक बात मैं बोलना चाहूँगा। हाँ जी, अनुज, मेरा पर्सनल मत है ऐसा, मैं गलत भी हो सकता हूँ क्योंकि आपको भी मालूम है मेरी क्या एजुकेशन है और मैं कोई इकोनॉमिस्ट नहीं हूँ, दैट एवरीबडी नोज अबाउट इट। मेरा मतलब, हम ये बार बार जो बोलते हैं तीसरी बड़ी इकोनॉमी, मेरे को इसमें बहुत ज़्यादा रस नहीं आता है। मेरे को इसमें ज़्यादा मज़ा नहीं आता। आप तीसरी इकोनॉमी होकर आप क्या कर लोगे? तीसरी बड़ी इकोनॉमी हो, दूसरी इकोनॉमी इतनी छोटी है। तो मेरे को इससे ज़्यादा बड़ा ये होता है कि आप लार्ज इकोनॉमी बनो, नॉट इन द नंबर वाइज, जो आज पर कैपिटा के हिसाब से, या जो 4.5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी है, दूसरी इकोनॉमी 19 ट्रिलियन डॉलर पे खड़ी है। तो आप अपने आप को 5 ट्रिलियन डॉलर पे आके अगर बोलोगे मैं दुनिया की तीसरी इकोनॉमी बन गया, तो क्या कर लिया भाई आपने? आप समझे कि चौथी क्लास में आप पढ़ रहे हो और 10वीं क्लास के साथ में आप कर रहे हो, मैं 5वीं क्लास में आ गया, ऊपर में कोई नहीं है। तो मेरे को उसमें ज़्यादा ये लगता है कि हमको 15 ट्रिलियन डॉलर कैसे हम पहुंचेंगे? जो आज 19 पे है वो 35 पे पहुंच जाएंगे जब आप 15 पे पहुंचोगे तब तक। समझ रहे बात को? तो ये जो गैप जो इतना बड़ा है, ये कैसे कम होगा? ये 6.5% के आज डेटा आया है कि 6.6% की ग्रोथ, वर्ल्ड बैंक ने किसने जो भी बताया होगा, इस ग्रोथ पे हम कभी भी मिडिल इनकम इकोनॉमी से बढ़ नहीं पाएंगे। बिल्कुल। तो हमको अगर बड़ी इकोनॉमी, प्रॉस्पर और रिच इकोनॉमी अगर हमको बननी है तो हमको 10-12% की जीडीपी ग्रोथ रेट चाहिए। ऐसा मेरा लिमिटेड माइंड से मेरे को ऐसे समझ में आता है। बिल्कुल, और हो सकता है हम कर भी लें, जैसे आपने गाना लिखा है, अगर हम उस पर अमल करेंगे तो फिर तो नई विधि नीति तकनीकी से ही फूले फले आबादी, जो मैंने इसके अंदर में बोला है कि हम खाली बैठे रहेंगे कि हाँ बैठे रहो गंगा किनारे, कभी न कभी तो लहर आएगी। कभी नहीं आएगी भाई। वो अगर आप बैठे रहे कि हाँ भी ठीक है वो आ गई, वो किस्मत के भरोसे आती है, लेकिन आपको क्या मालूम कि ये लहर है, इसको मेरे को पकड़ने का, ये अपॉर्चुनिटी को किस्मत के साथ में वो सूझबूझ भी होनी चाहिए। ये अपॉर्चुनिटी आई है मेरे को, इसको इनकैश करने का है। तो ये ज़्यादा जरूरी है। हमको सोच बदलनी पड़ेगी। पुरानी सोच से पुराने स्थान पर पहुंचेंगे, नई जगह पहुंचना तो नई सोच हमको लानी पड़ेगी। बिल्कुल, सोच बदलिए, नई सोच रखिए, और इस सुरीले अंदाज पर इस शो को समाप्त करेंगे। विजय जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, और एक बार आपको फिर से दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू। चलिए, आज के शो में इतना ही। आई होप आपको मज़ा आया होगा। मुझे काफ़ी मज़ा आया, और जुड़े रहिए CNBC आवाज़ के साथ।